एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें आदरणीय विक्रांत जी खंडेलवाल। सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारत विकास परिषद NCR 1 के इस क्षेत्रीय अधिवेशन में ये मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हम से सभी हमारे इस क्षेत्र में अलग अलग प्रांतों के संगठन मंत्री, यहाँ उपस्थित भाइयों बहनों, कल से हम सब लोग एक अधिवेशन में इकट्ठा हुए हैं। मेरे बारे में जो परिचय हुआ, ध्यान में आया होगा आपको कि मैं अभी भारत विकास परिषद में थोड़ा नया हूँ। कुछ कार्यक्रम अटेंड किए हैं। एक हमारे NCR 2 का अधिवेशन भी हमने देखा है, दूसरा हमारा अधिवेशन ये है। ऐसा नहीं है कि मैंने अधिवेशन नहीं देखे। लगभग पिछले 25 वर्षों से सार्वजनिक जीवन जीने के कारण अलग अलग संगठनों के अधिवेशन देखने का मुझे सौभाग्य मिला है, करने का भी मिला है, हर प्रकार का दायित्व निभाने का भी मिला है। तो मेरे प्रश्न आया मेरे मन में कि अधिवेशन आखिर कोई संगठन करता क्यों है। तो एक प्रकार से देखें तो अधिवेशन हमारे संगठन का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें हम प्रत्येक सदस्य को भी आमंत्रित करते हैं और वहां आकर के अपने वर्ष भर किए गए कार्यक्रमों की नुमाइश करना, उनकी समीक्षा करना, उनको आगे की योजनाएं लेकर के जाना, एक मेले जैसा वातावरण अधिवेशन में रहता है, क्योंकि बड़ी संख्या का कार्यक्रम होता है। और यहां भी था, कल कुछ साथी मिलने आए थे, बचपन के साथी हैं, पहले के संगठन के, तो बैठे थे साथ में। तो पूछा कि भाई साहब अभी सत्र नहीं चल रहा क्या, क्योंकि बाहर काफी लोग थे, कोई चाय पी रहा था, कोई भोजन की तरफ था। मैंने कहा नहीं सत्र चल रहा है। उन्होंने और कुछ नहीं बोला, बस इतना सा ही बोला, सत्र नहीं चल रहा क्या अभी, क्योंकि उन्होंने जो देखा है अभी तक वो एक अलग स्वरूप पे अधिवेशन देखा। जब सत्र चलता है तो बाहर कोई भी प्रतिनिधि रह नहीं सकता। सत्र चल रहा है मतलब पूरा कर्फ्यू लगा अधिवेशन में, सारे के सारे लोग सभागार में है, अपने कार्यक्रमों में है। ऐसे प्रतिनिधियों से वहां पर आने की भी अपेक्षा नहीं होती जो अधिवेशन के अनुशासन में नहीं रह सकते। लेकिन परंपराएं हैं, तो समय के साथ वो परंपराएं बदलती भी है। संगठन के स्वरूप के नाते यहाँ परिवार के लोग आते हैं तो थोड़ा आराम से चलना। लेकिन जितने लोग व्यवस्था में लगे थे, उन्होंने न दिन देखा न रात देखी। हर कार्यकर्ता के लिए, हर अतिथि के लिए उनके मन में अपने घर में जैसे मेहमान आता है, उस प्रकार का सेवा भाव। और वो केवल विचारों में नहीं, अपितु एक क्रिया के अंदर। मैंने कई कार्यकर्ताओं को ऐसे ही छोटे छोटे काम बताए, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने तुरंत वो काम मेरे पूरे किए। और केवल मैं समझता हूं कि मेरे नहीं, सब लोगों के लिए उन्होंने उसी प्रकार की सेवा की आतुरता दिखाई। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, हालांकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सब लोग देंगे धन्यवाद, लेकिन उन सब कार्यकर्ताओं को मैं नमन करना चाहता हूं, उनका वंदन करना चाहता हूं। इतना बड़ा अधिवेशन, लाखों रुपए का खर्च, भव्यता, दिव्यता, और उसके बीच हमें एक बात पे जिस पे विचार करना है,
वो करना है इस प्रकार के बड़े आयोजन का सामाजिक सरोकार क्या है, हमने समाज के लिए क्या किया। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए कल, तो मुझे लगता है जगह भी नहीं थी यहां बैठने की। उद्घाटन सत्र में अच्छा हॉल भरा हुआ था। हम अधिवेशन की स्मृतियां क्या लेकर के जाएंगे? बहुत अच्छा खान पान, जैसा आगरा के बारे में लोग कहते हैं कि खाना पीना बड़ा अच्छा होता है, सेवा बड़ी अच्छी होती है, बड़ा भव्यता था। क्या हम अधिवेशन का ये संदेश केवल लेकर के जाएंगे? लेकिन मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोगों को यही दृश्य देखने को मिला कि यहां पर व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं। लेकिन हम सोचें यहां बैठ करके संगठन के क्षेत्र में कि अधिवेशन का आखिर संदेश क्या है, क्या विचार हम लेकर के जाएंगे अपने क्षेत्र में, क्या संकल्प लेकर के जाएंगे, क्या योजनाएं लेकर के जाएंगे। क्योंकि जिस समय योजना बननी थी उस समय तो पूरा सभागार खाली था। जब सेवा और संपर्क और संस्कार पे बात होनी थी तब पूरा हॉल खाली था, क्योंकि तब सबके लिए अपने अपने काम बड़े महत्वपूर्ण हुए। हमें अधिवेशन से स्मृतियां लेकर के जानी चाहिए कि वक्ता ने क्या बोला। आपको जो नोटपैड दिया गया है, क्या उसमें आपने कोई 4 लाइनें लिखी है? लिखने का स्वभाव नहीं है, सुनने का मन नहीं है। केवल मिलना जुलना इकट्ठे होना अधिवेशन नहीं है, विचार लेकर के जाना अधिवेशन होता है, संकल्प लेकर के जाना अधिवेशन होता है। कल हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील जी ने इस मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच में कुछ आह्वान किए, लगातार अभी भी वक्ता लोग कर रहे हैं कि क्या समस्याएं आ रही है कि एक सदस्य साल भर में एक नया सदस्य बना ले। लेकिन हम तो सब लगे हुए हैं कि शाखाएं 40 की क्यों हो जाए, 25 की क्यों नहीं रहे। क्योंकि हमें जो 20 साल से 25 साल से जो परंपराएं चली आ रही है, जो लोग चले आ रहे हैं, उससे आगे बढ़ने की हम नहीं सोच रहे। समस्याएं तो संगठन को करने में आएगी ही। हम कोई यहां पर कोई मनोरंजन करने तो ना आए भाई, हम यहां समस्याओं का सामना करने के लिए, संघर्षों का सामना करने के लिए, मेहनत करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए इकट्ठा। एक से एक व्यक्ति को जोड़ना ही तो संगठन है। संगठन कोई आयाम नहीं है भारत विकास का, संगठन सभी आयामों का आधार है। संगठन नहीं होगा तो कोई आयाम नहीं चलने वाला। इसलिए संगठन सभी संगठनों का आयाम नहीं, आधार है। हमारे भारत विकास परिषद में संगठन विषय कितना महत्वपूर्ण है, कल संगठन मंत्रियों के साथ में बैठा था तो मुझे सब लोगों ने अपनी बातचीत में बताया। हमें उसकी महत्व को बढ़ाना है। हमारी जो 8 लोगों की कार्यकारिणी होती है, उस कार्यकारिणी में इन सभी लोगों को हमें उनके दायित्वों से, जिम्मेदारियों से अवगत कराना है। साल भर दायित्व लिए हो गए, वर्ष बीत गया, सत्र खत्म हो गया, उपाध्यक्ष को यह मालूम नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी क्या थी। प्रांत स्तर पे बात कर रहा हूं मैं, इकाई स्तर पे बात कर रहा हूं। क्यों बनाते हैं उपाध्यक्ष? क्या केवल व्यक्ति को खुश करने के लिए? आखिर हमें उस दायित्व का महत्व उसे बताना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कल मोनिका दीदी ने इस अधिवेशन की सार्थकता को प्रकट किया। सफलता के अनेक आयाम हो सकते हैं, लेकिन वक्ता वो जो वक्त का पाबंद हो और सटीकता के साथ अपनी बात अधिवेशन के संदर्भ में, सत्र के संदर्भ में, विषय के संदर्भ में कहे
और वो तब होता है जब वक्ता पूर्व तैयारी करके आता है। उद्घाटन सत्र चल रहा था कल, काफी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन जो विचार के जानकार लोग यहां बैठे हैं उन्होंने महसूस किया होगा कि बहुत सारे वक्ताओं ने विषय के संदर्भ में नहीं बोल करके अन्य विषय चलाए, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी। एक बार बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता रंगा हरि जी, संघ के बड़े प्रचारक हैं, 9 भाषाएं आती है उनको, सैकड़ों पुस्तकें लिखी है। हमारे जयपुर में मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, संस्कृत के विद्यार्थियों का सम्मेलन था, हमने उनको आमंत्रित किया। जब एक कार्यकर्ता कार्यालय में उनको लेने के लिए गया तो वो तैयारी कर रहे थे। कार्यकर्ता के मन में कौतूहल जगा कि विद्यार्थियों के बीच में बोलना है और आप 5-6 किताबें रख करके तैयारी कर रहे हो, ऐसी आपको क्या आवश्यकता है? तब उनका उत्तर है, सुनना आप लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा, देखो मित्र, वहां पर कितने लोग आएंगे मुझे सुनने के लिए? तो 400-500 लोग आएंगे। 400-500 लोग अपना 1 घंटा मेरे को सुनने के लिए देंगे, क्या मैं उन 400-500 लोगों के लिए आधा घंटा 1 घंटा तैयारी के नहीं दे सकता? मुझे प्रासंगिक बोलना है, मुझे उनके संदर्भ में बोलना है। इतना बड़ा व्यक्ति विनम्रता के साथ अपनी बात को कहता है। रही बात परंपराओं की, कि हमारे यहां परंपरा ऐसी है जैसी मुझे दुहाई दी जाती है सब जगह, तो परंपरा तो युग के अनुसार, समय के अनुसार बदलनी चाहिए। हो सकता है आज के 20 वर्ष पहले भारत विकास परिषद के लिए कठिन समय रहा होगा, व्यक्ति को जोड़ने में बहुत मुश्किलें सामने आती होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि आज के वातावरण में, आज के परिप्रेक्ष्य में भारत विकास परिषद से किसी को जोड़ना इतना मुश्किल कार्य है। आसान तो हुआ है क्योंकि हमारे विचार के प्रति पूरी दुनिया में, पूरे देश में समर्थन मिल रहा है। हमारे अच्छे कार्यों के कारण, हमारे आयामों के कारण और इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं के कारण जो मेहनत करते हैं, बस हमें किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है किसी नए अनजान व्यक्ति के घर का दरवाजा खटखटाने की, ताकि वो हमसे जुड़ सके। लेकिन हम नहीं जाते, क्षमा करें, हम नहीं जाते। हम बहुत संकोच करते हैं, बहुत छानबीन करते हैं कि कोई हमारे जैसा ही मिलना चाहिए। लेकिन संगठन का आधार, बुरा मत माने, ये कभी नहीं होता कि हमारे जैसा मिलना चाहिए। संगठन कहता है जैसा मिले वैसा लो, जैसा हमको चाहिए वैसा बनाओ। लोग आएंगे नहीं तो हम बनाएंगे किसको? इसलिए बार बार संगठन कहता है एक सदस्य मात्र को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराइए, न केवल पदाधिकारी। केवल शुल्क देने के लिए कोई कार्यकर्ता या सदस्य नहीं बनाना चाहिए। केवल मीटिंगों में आकर के खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए कार्यकर्ता नहीं बनाना चाहिए। जो कार्यकर्ता वर्ष में एक सदस्य नहीं बना सकता, ऐसे कार्यकर्ताओं को आराम करने दीजिए, दूसरे संगठन में भेजिए। भारत विकास परिषद या हमारे राष्ट्रीय विचार के जो संगठन चलते हैं, वो तो विस्तार के लिए, संख्या से मोह करने की जरूरत नहीं है। संगठन की अपनी उद्देश्य निश्चित है। समाज के संपन्न, समाज के विद्वान, समाज के प्रभावशाली, इन 3 श्रेणी के लोग जो समाज की केवल ऊपर के 10%, 5% में आते हैं, हमें उन लोगों का संगठन खड़ा करना है। स्पष्टता नीचे तक के कार्यकर्ता के पास आप लोग लेके जाएंगे। कहीं भी डायवर्शन होने की जरूरत नहीं है। गांव में शाखा खोलनी चाहिए जी, 250 रुपए नहीं दे सकते जी, क्यों जोड़ना भाई? बहुत सारे संगठन है हमारे पास, 50 संगठन चलते हैं संघ के, शाखा दबाओ, अन्य संगठनों में काम करो।
जिसकी जैसी स्थिति है, सामर्थ्य है, नेचर है, वो वैसे संगठन में काम करो। इसलिए भारत विकास परिषद की परंपराएं हमको निभानी है और सुधारनी। कभी थे अकेले तभी न डरे, हुए आज इतने भला अब डरेंगे। अटल जी ने कभी कहा था, आज हमारे पर लागू होती है। हम बड़ी संख्या में हैं और हमको डरने की जरूरत नहीं है। संगठन में डर का माहौल नहीं होना चाहिए। उत्साह के साथ अनुशासन को स्वीकार करें और जो अनुशासन को स्वीकार नहीं कर सकते उनके लिए और संगठन। हमारा संगठन बहुत ही स्पष्टता के साथ एक परिवार भाव लेके काम करता है। जैसा मोनिका दीदी ने कल कहा कि परिवार की सदस्यता उनकी एक बहुत खूबसूरती है हमारे संगठन में। और इस नाते जब हम परिवार भाव की बात करते हैं तो परिवार भाव क्या है आखिर? जहां हमें आत्मीयता, सम्मान और श्रद्धा के साथ जीवन यापन करने का अवसर मिले, स्थान मिले, वो परिवार। यदि भौगोलिक और रचनात्मक परिभाषा देखेंगे तो कहते हैं कि छोटा परिवार यानी मम्मी पापा बेटा बेटी। उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ताऊ चाचा मामा। लेकिन परिवार जैसा जैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा होता जाता है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे देश की 1 अरब 30 करोड़ जनता मेरा परिवार है। और उससे भी आगे बढ़कर के भारतीय सनातन परंपरा के अंदर तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। जो वसुधा के अंदर है वो सब मेरे परिवार हैं। और इस नाते हमने जीव जंतुओं के साथ, नदियों के साथ, हमारी गाय माता है, गंगा माता है, बिल्ली मौसी है, हर प्रकार के जीव जंतुओं के साथ हमने एक रिश्ता कायम किया है। भारत की सनातन परंपरा प्राणी जगत के साथ जुड़ाव यानी परिवार भाव देखती है। मैं से हम का विकास हमारी सतत प्रक्रिया है संगठन की। और वो तब होती है जब मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की शुद्धियां, एक भाव शुद्धि, जिसके अंदर एक व्यक्ति के अंदर भाव अच्छी होती है, तब कहते हैं कि जैसी रही भावना उस जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। कि जिसकी जैसी भावना दिखती है, एक स्त्री आ रही है सामने से और स्त्री के बारे में अलग अलग पुरुषों के मन में अलग अलग भाव आते हैं। हर किसी के प्रति हमें देखने का भाव कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कल कितना सुंदर शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भगवान राम के प्रति अलग अलग भाव, कोई उनको भगवान देखता है, कोई उनको बच्चा देखता है, कोई बालक देखता है, कोई मित्र देखता है, कोई सखा देखता है। तो भाव शुद्धि बचपन में ही घर में बालक को संस्कार के रूप में सिखाई जानी चाहिए। घर की दरवाजे पे साधु आया, घर का यदि बड़ा उसे भिखारी कहेगा तो उसके मन में भिखारी का भाव पैदा होगा बच्चे के मन। साधु बाबा आए हैं ये कहने से साधु बाबा का भाव पैदा होगा। इसलिए बचपन में ही भाव पैदा करना, ऐसा एक विचार शुद्धि कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, विचारों की शुद्धता। कहीं मन में विचार ऐसा आता है तो उस विचार की शुद्धता जरूरी है। ऐसे ही क्रिया शुद्धि, ये 3 बातों की जब हम शुद्धि की बात करते हैं, जो हमारी क्रिया है साधन शुद्धि, तब हम संस्कार की तरफ बढ़ते हैं। जीवन में जिन 5 ऋणों की व्यवस्था कल्पना की गई, उन ऋण को उतारने के लिए हमको जीवन यापन करना। पहला ऋण हमारा देव ऋण है, जो देवता के प्रति हमें चुकाना है। देवता ने हमें, जो भगवान ने हमें जन्म दिया, खुशहाल रखता है, प्रसन्न रखता है। देव परंपरा के प्रति आत्मश्रद्धा जगाना, पितृ ऋण, जिन्होंने हमें जन्म दिया माता पिता ने, उनका ऋण चुकाना जीवन में। ऋषि ऋण, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, गुरुओं का ऋण चुकाना। समाज ऋण, जिन्होंने हमें पहचान दी
और सृष्टि ऋण जो प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है, इन 5 ऋणों को चुकाना अर्थात जीवन है। इसके लिए हमें अपनी सकारात्मक दृष्टि लेकर के काम करते रहना चाहिए। भारत विकास परिषद एक लंबी श्रृंखला कार्यक्रमों की चलाती है। मैंने अनेक शाखाओं का प्रवास किया, जिला केंद्रों पे भी गया, प्रांत केंद्रों पे भी गया, लगातार एक कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाती है। लेकिन आज हम संगठन के क्षेत्र में बैठ करके इस बात पे चिंतन जरूर करेंगे कि क्या केवल कार्यक्रम करना संगठन है? कई शाखाओं को देख के ऐसा लगता है। एक शाखा के बारे में मेरा प्रवास हुआ, मैं गया वहां पे, उन्होंने लेकर रजिस्टर दिखाया मुझे, तो वर्ष में 200 कार्यक्रम किए गए, यानी हर 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद उनका कोई प्रोग्राम होता है। तो मैंने कहा कि आपके आसपास में कितने लोग आपसे जुड़े? तो वही फिक्स हमारे 30-32 लोग हैं जो हम काम करते हैं, बस, और कोई जुड़ता नहीं हमसे। और उस शाखा के बाहर उस कार्यक्रमों की कोई जानकारी भी किसी को नहीं मिलती। यानी क्या, हम जब कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? संगठन कहता है कि किसी भी कार्यक्रम का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य होता है व्यक्ति निर्माण। यदि किसी कार्यक्रम से हमें 2 कार्यकर्ता नहीं मिले तो कार्यक्रम क्यों करना? क्यों समाज का पैसा लगाना? हमारे मनोरंजन के लिए, हमारी फोटो खिंचाने के लिए, हमारा अखबार में नाम आ जाए इसके लिए? कार्यक्रम कभी केवल कार्यक्रम के लिए नहीं होते। कार्यक्रम होते हैं नए व्यक्ति को जोड़ने के लिए। 2 अतिथि बुलाए, 4 लोगों को फायदा हो, समाज के हित में काम करें। तो मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि संगठन में जो संगठन का मूल काम है वो कार्यकर्ता निर्माण है। इसलिए हमें किसी भी कार्यक्रम में हर बार हम ही मंच पर न चढ़े संचालन करने के लिए। यदि आपने 10 संचालनकर्ता तैयार नहीं किए तो यह आपकी असफलता है। आपने वक्ता तैयार नहीं किए तो यह आपकी असफलता है। आपने न्यूज लिखने वाले पत्रकार तैयार नहीं किए तो यह आपकी असफलता है। सफलता यह है कि आप अपने जैसे लोग तैयार करके पीछे बैठने की प्रवृत्ति में आ जाएं, तो आपका भी निर्माण हुआ और सामने वाला का भी निर्माण हुआ। कई बार काम करते करते लगता है कि मेरे अलावा तो कोई मंच पे बैठ ही नहीं सकता, या मैं यदि संचालन नहीं करूंगा तो अच्छा संचालन होगा ही नहीं। संगठन को कभी परफेक्टनेस नहीं चाहिए। संगठन कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहता है, विकास करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, नए नए कार्यकर्ता जोड़ना चाहता है। यह संगठन कितना काम करे व्यक्ति, और उसके बाद में यदि वो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाए तो वो शाखा बंद होने की स्थिति में आ जाती है, क्योंकि हमने उत्तराधिकारी तैयार नहीं किए। तो संगठन का कार्यकर्ता कैसे बनेगा? केवल कार्यक्रम करने से कार्यकर्ता नहीं बनेगा। वो बनेगा तब जब किसी व्यक्ति को, संगठन के कार्य मेंबर को हम कार्य की महत्व से जोड़ेंगे। काम क्यों करेंगे? कार्य की समझ बढ़ाएंगे, कार्य के प्रति श्रद्धा का निर्माण करेंगे, आत्मविश्वास का निर्माण करेंगे। जो बाधाएं आती है, समस्याएं आती है, चुनौतियां आती है, उन चुनौतियों का आकलन करेंगे। स्वामी विवेकानंद संन्यास ग्रहण करने के बाद एकांत में जाकर के तपस्या करना चाहते थे। उनके गुरु ने उनको धिक्कारा कि तू इतना स्वार्थी कब से हो गया, जा समाज को देख। उन्होंने समाज को जाकर के देखा, प्रत्यक्ष अनुभूति की, जगह जगह गए, संवाद किया, लोगों से मिले जुले, और सुदूर जाके कन्याकुमारी में शिला स्मारक पर 3 दिन तक तपस्या करके बैठे, चिंतन किया कि समाज की आवश्यकता क्या है। तब उन्होंने अपनी भविष्य की कार्य योजना लोगों के सामने रखी। तब उन्होंने कहा था
कि एक बार सोचने के बाद, निर्णय करने के बाद यदि आपके सामने पर्वताकार बाधाएं दी आ जाए तो उनको सामना करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। इसलिए निर्णय सामूहिकता के आधार पर लेना। निर्णय किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, दो व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। निर्णय में किसी एक व्यक्ति का मार्गदर्शन नहीं चलना चाहिए। निर्णय सबकी सहमति के आधार पर होना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ता सामूहिक निर्णय लेंगे तब सब मिलकर के उस रणनीति को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। निस्वार्थ भाव के कार्यकर्ता होने चाहिए, छुई मुई जैसे कार्यकर्ता नहीं होने चाहिए। एक पेड़ होता है छुई मुई का, मंच में नहीं बैठाएंगे तो नाराज हो जाएगा। ये मुझे बहुत कहा जाता है संगठन में। बोलने का मौका नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा। भारत विकास परिषद ने ऐसे कैसे कार्यकर्ता का निर्माण किया भाई? हम उस कार्यकर्ता को संगठन की पद्धति सिखाएं, संगठन की व्यवस्था बताएं, सिद्धांत तय करें, कार्य पद्धति तय करें, और वैसे कार्यकर्ता ही यहां पर काम करेंगे। इसलिए कभी संगठन की रीति नीति में पालन कराने में कोई कार्यकर्ता नाराज हो जाएगा तो घर जाके मनाएंगे, उनके साथ चाय पिएंगे, उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, उनको समझाएंगे, और फिर भी कोई नहीं माना तो नए व्यक्ति को जोड़ेंगे। भाई ऐसा कार्यकर्ता क्या कर लेगा यहां आकर के जो केवल पद लिप्सा के लिए आए या मंच पे बैठने के लिए आए? काम करोगे तो मंच अपने आप मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसलिए कार्यकर्ता का मन कैसे होना चाहिए? तो एक मंदिर निर्माण का काम और अलग अलग जगह पे मूर्तियों का काम, गढ़ाई का काम चल रहा था। जो मंदिर के प्रबंधक है, एक साधु बाबा मिलने आए थे उनसे, उनको दिखाया चलो मैं यात्रा कराता हूं कार्यकर्ता कर्मचारी कैसा होता है। आपने बहुत सारे सुनी होगी कहानी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कर्मचारी काम करता है, वो कहता है भाई क्या हाल है रामलाल जी? क्या बताएं, जन्मों पूरे पुराने जन्मों के अंदर जो है वो बुरे कर्म किए थे, पत्थर फोड़ने पड़ रहे हैं, माथा फोड़ रहे हैं पत्थर से। थोड़ा और आगे जाते हैं, किसी श्यामलाल से पूछते क्या कर रहे हो श्यामलाल? क्या करें साहेब, पेट की जुगाड़ी के लिए करना पड़ता है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, क्या कर रहे हो मदन गोपाल? तो क्या जी, बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मंदिर बनाने का काम मिला है। काम तीनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन मन किसका है, श्रद्धा किसमें है, तो स्पष्टता होती है। कार्यकर्ता ऐसे मन का चाहिए। कार्यकर्ता का सीखने का मन होना चाहिए। एक जगह पर एक मूर्ति का निर्माण के लिए 2 पत्थर मंगवाए गए। एक मूर्तिकार को कहा पत्थर ले आओ भाई, मंदिर बनना है और जरा मंदिर में स्थापना होना है पत्थर की मूर्ति। तो मंदिर के मालिक और ट्रस्टियों के साथ में जाके पत्थर लेने गए तो उन्होंने कहा एक पत्थर लेने नहीं, 2 पत्थर चाहिए। मूर्ति काटने का 2 पत्थर चाहिए। 2 पत्थर लेने गए तो वहां जाकर के और मूर्तिकार ने 2 पत्थर चुने, दोनों लाए गए, काम शुरू हुआ। पहले पत्थर को जमा करके ठीक से मूर्तिकार ने हथौड़े की छेनी से धीरे धीरे पे चोट करनी शुरू की। वो पत्थर अपना स्थान बदल देता था। एक बार ठीक किया, 2 बार ठीक किया, 3 बार ठीक किया, स्थान बदल देता था। मूर्तिकार ने आके उस पत्थर से परेशान होकर के एक तरफ उसको रख दिया। दूसरा पत्थर बुलाया गया, दूसरे को ठीक से जमाया गया, उस पर काम किया। धीरे धीरे काम करते करते उस पत्थर ने चोट को सहन किया और सहन करने के बाद में कुछ दिनों के बाद हम सब जानते हैं उसमें सुंदर मूर्ति निकली। भव्य आयोजन था मंदिर के अंदर, मूर्ति के स्थापना का जोरदार आयोजन हुआ। मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापना हुई, बहुत अच्छा मूर्ति। कोई इस पे दूध चढ़ा रहा है, कोई घी चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, धूप बत्ती मिल रही है, ऊपर एसी चल रहा है। और वो जो पहले वाला पत्थर था वो बाहर बैठा है। एक दिन दोनों पत्थर बात करते हैं। बाहर वाला पत्थर दुहाई देता है, देख यार तेरा भाग्य कैसा है, तू रोजाना कभी कोई फल खाता है, कोई मिठाई खाता है, तू इत्र की सेवा लेता है, तू दूध चढ़ाता है, और मैं एक हूं जो मेरे पर हर आने जाने वाला आदमी है तो पांव रखता है, नहीं तो नारियल फोड़ता है। अब जवाब सुनिए अंदर के पत्थर का।
वो अंदर वाला मूर्ति कहती है कि देख भाग्य को मत कोस, एक ही मां की कोख से खदान में पैदा हुए, एक ही जगह लाए गए, बनाने वाला एक ही था, लेकिन तुमने शुरुआत की छोटी छोटी चोटों को सहन नहीं किया। मैंने उन चोटों को सहन किया। जब अधिकारी लोग सिखाते हैं, टोकते हैं, तो बुरा नहीं मानना, उनसे सीखने का मन करना, क्योंकि उनने जीवन में तपस्या की है। भारत विकास में कोई अधिकारी जो आते हैं ना, वो सब खोखले नहीं होते हैं, अचानक आके बैठ गए। यहां जो भी आता है अपने जीवन की लंबी तपस्या करके आता है। उस तपस्वी की हर शब्द को अपने संगठन के अंदर अपनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने मन से नहीं कहता, वो भी संगठन में बैठ करके निर्णय करके आता है और आपको बताता है। ऐसा एक कार्यकर्ता की सीखने का मन होना चाहिए। क्या सीखना? तो संगठन का जो मूल तत्व होता है, हमारी सनातन संस्कृति का मूल तत्व होता है, जो गुण हैं उनको सीखना। और गुणों को सीखने में सबसे बड़ा जो बाधा बनती है वो बनता है हमारा अहंकार। एक आईएएस पिता का पुत्र एक पार्क में, उसका जन्मदिन था बेटे का, तो घुमाने के लिए लेके गया, और घुमाने के लिए लेके गया तो वहां पर देखा कि एक बया पक्षी का बहुत सुंदर घोंसला लटक रहा है। बेटे के मन में आ गया, छोटा था, अबोध था, जानकार नहीं था, उसने कहा पापा मुझे ये घोंसला चाहिए। आईएएस पिता पढ़ा लिखा था, विद्वान था, प्रभावशाली था, उसने उसे तोड़ने का प्रयत्न किया। टूटा नहीं, वो ऊंचा था। एक लकड़ी लाने की कोशिश की, नहीं मिली। दूर एक बागवान का बच्चा बड़ी सी लकड़ी लेके बैठा था, उसको बुलाया, तू इधर आ, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, जरा ये तोड़ के दे दे, उसको खुश हो जाएगा। बच्चे ने कहा नहीं, मैं नहीं। फिर उसके मन में अहंकार जगह, अपने पैसे का, अपने प्रभाव का, कहा कि मैं तुझे पैसे दूंगा, 50 रुपए दूंगा, तोड़ दे। फिर बच्चे ने कहा नहीं, मैं नहीं तोड़ूंगा। उसको लगा फिर कि ये तो पैसा कम होगा शायद, तो मैं 100 रुपए दूंगा। फिर भी उसने नहीं तोड़ा। आखिर उसने पूछा कि बात क्या है? तब वो छोटा सा अनपढ़ बच्चा, माली का बेटा, कहता है कि साहब आप घर जाओगे शाम को और आपका घर टूटा हुआ मिलेगा तो आप कैसा लगेगा? वो घोंसला किसी का घर है। तो कार्यकर्ता के मन में, भारत विकास के कार्यकर्ता के मन में संवेदना पैदा होनी चाहिए समाज के प्रति, वंचित वर्ग के प्रति। हम खर्च केवल उतना ना करें जितना हम पान खाने में खर्च करते हैं। हम खर्च केवल उतना ना करें जितना हम फेशियल कराने में खर्च करते हैं। समाज का ये वर्ग समाज के लिए उतना खर्च करे जितने में करने में कष्ट होता है। अपने 4 खर्चे कम करके हम खर्च करने का सोचेंगे, वो संवेदना होगी। वैसी संवेदना जागृत होनी चाहिए कार्यकर्ता के अंदर। व्यक्ति को जोड़ना और कार्यकर्ता बनाना ही संगठन है। इस नाते जीवन में कई बार हर कार्यक्रम के बारे में, जीवन के बारे में सफलता और सार्थकता की चर्चा होती है। अभी अधिवेशन होने के बाद हम सब लोग अधिवेशन की बधाइयां लेंगे, देंगे आपस में। अधिवेशन बहुत अच्छा सफल रहा, अच्छी संख्या आई। व्यक्ति जीवन के अंदर किसी अपने बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, सफलता मिली। कल मोनिका दीदी कह रही थी उसके बारे में, होड़ लगी है। मैं प्रश्न आपके बीच में छोड़ना चाहता हूं कि जीवन में सफलता जरूरी है या सार्थकता? सफलता के पीछे भागना व्यक्तिगत होता है, सार्थकता के पीछे भागना समाज हित में होता है। महाबली रावण ने योजना बनाई माता सीता के अपहरण करने की,
उसने साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके सफल हुआ। जटायु के साथ युद्ध करके वो जीता क्योंकि उसके पास साधन थे। रावण सफल हो सकता है, सार्थक नहीं। जटायु ने अपने प्राण दे दिए माता सीता को बचाने के लिए। जटायु सफल नहीं हुआ लेकिन सार्थक हुआ। आज पूरा समाज जटायु को याद करता है। संगठन में हम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सोचना चाहिए, इच्छाओं की नहीं। इच्छाएं व्यक्तिगत होती है, अनंत होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। आवश्यकताएं सीमित होती है। इसलिए जब भी हम बैठक में बैठे इस पर जरूर विचार करें कि हमारी आवश्यकता क्या है। याद दिलाने के लिए केवल कहता हूं, कल भोजन में 25 प्रकार के अचार थे, 10 प्रकार के पापड़ थे। याद तो रहेंगे लेकिन आवश्यकता थी या नहीं, ये जरा एक बार सोचने का विषय है। संस्कार देने का काम हम समाज में करते हैं, सेवा करते हैं। किसके लिए करते हैं? गरीब बस्तियों में जाकर के उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है अपने आप से, क्या संस्कारों की आवश्यकता गरीबों को है, बड़े लोगों को नहीं है? आज सबसे ज्यादा परिवार व्यवस्था टूट रही है, वो गरीब नहीं है, वो अमीर है। हम अपने बच्चों में महत्वाकांक्षा और धन लिप्सा और पद के प्रति प्रेम जगा रहे हैं। आज मैं पूरे क्षेत्र में घूमता हूं, मुझे ग्लानि होती है, हमारे घरों में बच्चे हमारी सेवा करने के लिए नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें ना पद के पीछे भागना, अधिक से अधिक पैसा कमाना, बड़ा पैकेज लेना, ये तो सिखा दिया, लेकिन माता पिता की सेवा करनी है ये प्राथमिक रूप से नहीं बताया कि बेटा सबसे ऊपर किस चीज को रखना है। तो हमारा जो पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, वो मातृ ऋण तेरे को चुकाना है, ये हमने नहीं सिखाया। होड़ किसकी होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा किसकी होनी चाहिए? अच्छे संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाले नागरिक की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। संगठन मंत्री का काम हमारे नवीन जी ने भी बताया। संगठन मंत्री, हमारे संगठन में जो व्यवस्था है वो गृहस्थ कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन बाकी संगठनों में प्रचारक लोग होते हैं। अभी तक हमारे संगठन में एक प्रचारक थे, माननीय सुरेश जी। अभी पिछले अगस्त से मेरी भी योजना बनी। लगभग 32 वर्षों तक मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया, उसके बाद में अभी मेरे को भारत विकास परिषद में भेजा है। संगठन मंत्री का काम जो है वो पूरे संगठन की धुरी बनना है। हो सकता है हमारे संगठन में पीएचडी जो निर्वाचित होती है उनका ज्यादा रोल होता है। मैंने पहले भी कहा शुरुआत में कि मैं नया हूं, कुछ बातें मेरे से हो सकता है ऐसी निकले जो हमारे सोचने विचारने का विषय होगा, बाद में उसको ध्यान करेंगे। लेकिन संगठन मंत्री एक संघनिष्ठ, जिम्मेदार और एक ऐसा कार्यकर्ता को हम देते हैं सामान्यतः, जो संगठन की रीति नीति को जानता है, पद्धति को जानता है। तो जब ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता को हम संगठन मंत्री बनाते हैं तो उसकी उपस्थिति जो है शाखा के लिए, कार्यक्रमों के लिए अध्यक्ष के बराबर ही होनी चाहिए। महिलाओं की सहभागिता, महिला संयोजिका केवल ऑर्नामेंटल नहीं है, आभूषण नहीं है। कल से देख रहा हूं मंच पे, मैंने फोटो भी खींची है सब मंचों की। एक मंच जो महिला सहभागिता का सत्र था उसमें महिलाएं थी, बाकी सब में महिलाएं नदारद है। परिवार को हमने सदस्यता तो दे दी, लेकिन उस आधी आबादी के प्रभुत्व को स्वीकार करने का मन हमारा अभी तक नहीं हो रहा। आज भी हमारे मन में उसके प्रति शंका है कि वो काम नहीं कर सकती, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। मेरा निवेदन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, कि आने वाले समय में
हमें महिला को ऑर्नामेंटल नहीं, निर्णय में सहभागिता की भूमिका देनी चाहिए। जो फर्स्ट 3 पोस्ट है हमारी, उस पोस्ट में से एक महिला का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना चाहिए। संगठन के अंदर मांग होगी तो उसकी पूर्ति भी होगी। कई बार सब लोग कह रहे हैं अभी कि भी यहाँ पर गीता का प्रतियोगिता, रामायण की प्रतियोगिता इत्यादि सब होना चाहिए। मेरे मन में आया कि मैं भी जरा इस पे थोड़ा विचार करूं। तो आप एक बार विचार करिए सब लोग, जब हमारा संगठन बना था तब यहाँ पर विवेकानंद और माता भारत माता की जगह पर भगवान राम और कृष्ण का चित्र क्यों नहीं आया? वो तो हमारे आराध्य है ना समाज के। हमको विचार करना चाहिए। संगठन का स्वरूप पंथ निरपेक्ष रहना चाहिए। हमारा नाम क्या है? भारत विकास परिषद, ना कि कोई एक पंथ। तो भारत विकास परिषद नाम रहना है तो हमें सबके लिए स्कोप संगठन में होना चाहिए। इसलिए हमारे प्रबुद्ध जनों ने, स्थापना करने वालों ने यहां पर भारत माता की तस्वीर रखी, दुर्गा माता की नहीं। क्योंकि दुर्गा माता, हनुमान जी, गणेश जी, जो भी हमारे देव देवता हैं, वो सब व्यक्तिगत आस्था के स्थान है। हम अपने कार्यालयों में भी मंदिर सार्वजनिक नहीं रखते। हम जहां जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में हम मंदिर में पूजा करते हैं। सामने तो भारत माता ही लगी हुई है। इसलिए निश्चित रूप से गीता हमें प्रेरणा देती है। प्रतियोगिता होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इन प्रकार की चीजों का अति आग्रह नहीं बनना चाहिए कि केंद्र ही उसको घोषित करे। साहित्य की हमारे यहां बहुत कमी है, साहित्य रहना चाहिए। हमारे केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी उपाध्यक्ष महेश बाबू गुप्ता जी की प्रेरणा से यह पुस्तक जो है यहां पर लाई गई थी। मुझे पता नहीं कितनी बिकी है, कितनी बाकी है, लेकिन ये पुस्तक जो है कार्यकर्ता करके, कार्य और कार्यकर्ता संगठन, प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी है। हमें निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए और इस नाते कुछ इन तत्वों को लेकर के जाएंगे तो हमारे अधिवेशन में जाने के बाद हमको लगेगा कि हमारे पास बताने के लायक कुछ चीजें हैं जो हम संगठन में प्रतिज्ञा करके आए हैं। हम प्रतिज्ञा करके आए हैं कि आने वाले समय में हम अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाएंगे, प्रत्येक सदस्य को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। एक दीप से जले दूसरा, एक शाखा नई शाखा खोलेगी। हमारा जो समाज का जो जिस इलीट वर्ग के लिए संगठन बना है, वास्तव में हम अपने संगठन को उस वर्ग का संगठन बनाएंगे। ये हम संकल्प लेके जा रहे हैं। इसलिए किसी को बताना है अधिवेशन में क्या हुआ तो ये मत बताना कि वहां पे 25 तरह का अचार था। ये बताना कि हम 3 बातों का संकल्प लेकर के आए हैं। संगठन आने वाले वर्ष में ये करने वाला है। इतना ही संदेश देते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। एक 2-3 गीत की लाइनें हैं, मेरे साथ दोहराएंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा कमर सीधी कर लीजिए। हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे बस जोड़ेंगे, हम कभी न किसी को तोड़ेंगे, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, संकट कितने भी विकट घने, संकट कितने भी विकट घने, कर्तव्य डगर ना छोड़ेंगे, हम प्रेम से
हम जोड़ेंगे बस जोड़ेंगे, हम कभी न किसी को तोड़ेंगे,